नमस्कार। परीक्षा मित्र के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे यह है अमेरिका का संविधान। अमेरिकी संविधान को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेश था, ब्रिटिश कॉलोनी था, और यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनी में 13 इकाइयाँ थी। लेकिन ब्रिटेन के द्वारा इस उपनिवेश के लोगों के ऊपर जब टैक्स लगाया गया, कर लगाया गया, तो ये अपना अलग स्वतंत्र राज्य चाहते थे। और 4 जुलाई 1776 को इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न राज्य घोषित कर दिया। 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के पश्चात इनकी एक संविधान सभा बनी और 1789 में इन्होंने एक संविधान बना दिया। 200 साल के लगभग 200 साल के इतिहास के बाद भी ये संविधान आज भी बना हुआ है और अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। ये दुनिया का पहला लिखित संविधान है। इसकी कुछ विशेषताओं को अपन देखेंगे। यहाँ पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। संघवादी व्यवस्था है। यहाँ पर संघात्मक राज्य का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये भी अपने अपने राज्यों के अलग अलग हैं, यानी एकीकृत व्यवस्था नहीं है भारत की तरह। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ही इनकी सुनवाई, जो सर्वोच्च सुनवाई होती है वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है। यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा पाई जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन और एक शक्ति पृथक्करण, ये दो यहाँ की बहुत ही अच्छी विशेषताएं हैं। हालांकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में ये विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी इतनी क्लियरिटी से शक्ति पृथक्करण अमेरिका में ही देखने को मिलता है। क्या है, आगे पढ़ते हैं अपन किस तरीके से अमेरिका का संविधान का विकास हुआ, ये इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा इस वीडियो में अपन संविधान की विशेषताएं देखेंगे, क्या कमियां हैं संविधान में उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आगे। क्या है अमेरिकी संविधान? अमेरिकी संविधान का उदय और विकास किस तरीके से हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1789 ईस्वी में ये संविधान बना। लिखित संविधान है, ये निर्मित संविधान है। और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का एग्जाम्पल है। लेकिन अलिखित का मतलब ये नहीं होता है कि संविधान लिखा नहीं गया है, बल्कि अलिखित का मतलब होता है कि संविधान कम लिखा गया है। आगे अपन देखें तो ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशवासियों पर कर लगा दिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसी कर से ये लोग परेशान थे। ब्रिटिश संसद जिसमें अमेरिकी उपनिवेशों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था, यानी भारत में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम था। यानी अमेरिकी उपनिवेशों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था और ऐसे प्रतिनिधि अमेरिका पर कर नहीं लगा सकते, ऐसी मांग क्रांतिकारियों ने की। और इन क्रांतिकारियों का जो मूल स्थान था, जहाँ से स्टार्ट हुआ, वो था मैसाचुसेट्स। और इसमें भाग लेने वाले ये कुछ प्रमुख थिंकर हैं। हेनरी, नाम याद रखिएगा इनका। ये कुछ क्रांतिकारी हैं जो थिंकर के रूप में भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़े जाते हैं। जॉन एडम्स, पैट्रिक हेनरी, थॉमस जेफरसन। जेफरसन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपन अपने सब्जेक्ट में भी कई जगह पर जेफरसन का जिक्र करते हैं। मैसाचुसेट्स के निवासियों ने क्रांति का नेतृत्व किया और 5 सितंबर 1774 को 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों में, यानी यहाँ पे उस समय 13 इकाइयाँ थी, तो 12 जो इकाइयाँ थी उनके प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भाग लिया। ये फिलाडेल्फिया एक नगर है, उसमें ये सम्मेलन हुआ। इसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहा गया। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस, द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। ध्यान रखने की बात है कि कांग्रेस यहाँ पर विधायिका को कहा जाता है। यहाँ की विधायिका का नाम, अमेरिकी विधायिका का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस द्वारा एक महाद्वीपीय संगठन की स्थापना की गई ताकि क्रांति का और ज़्यादा संगठन किया जा सके। और 1775 ईस्वी में दूसरा महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन भी हो गया। स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है अमेरिका के द्वारा। स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है अमेरिका के द्वारा। जब इंग्लैंड से समझौता करने का प्रयास किया ब्रिटिश उपनिवेश मतलब अमेरिकी लोगों ने, जब और ये समझौता असफल हो गया तो सभी 13 इकाइयों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और 4 जुलाई 1776 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि इस दिन अमेरिका ने अपने आप को स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न राज्य घोषित कर दिया था। 1783 ईस्वी में संधि पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर कर दिए और ये स्वीकार किया गया कि सभी जो 13 उपनिवेश हैं वे आज से स्वतंत्र हैं और प्रभुता संपन्न राष्ट्र हैं। ये यहाँ पर स्वीकार किया गया। संघीय व्यवस्था की स्थापना।
1783 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। 13 उपनिवेश जो इकाइयां हैं उन्होंने अपने आप का एक संघ बनाया और इस संघ का निर्माण कर लिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ होना था। तो संविधान बने कैसे, किस तरीके से बने, तो संविधान कैसा होना चाहिए? तो संविधान के अंतर्गत एक ऐसी केंद्रित सरकार की स्थापना की गई जिसके अधिकार निश्चित और सीमित थे, यानी सीमित सरकार की स्थापना की गई। एक पॉइंट, यानी अमेरिकी संविधान की विशेषता में पढ़ेंगे अपन सीमित सरकार। और सीमित सरकार किसे कहा जाता है? जो संविधान के अनुसार चलने वाली सरकार है वो सीमित सरकार होती है। लेकिन संविधान को वैधता भी प्राप्त होनी चाहिए। संघीय व्यवस्था अपनाए जाने की बात की गई। केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाए, ऐसा संविधान बनाया जाए। तो ऐसी कुछ बातें की गई। एक आंदोलन हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था जॉर्ज वॉशिंगटन ने, जिसने मांग की कि संविधान कैसा होना चाहिए। 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया का महान सम्मेलन हुआ और 12 राज्यों के 55 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। केवल रोडदीप ने अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा, यानी जो 13 इकाइयां थी इनमें से 12 इकाइयों ने सम्मेलन में भाग लिया। एक इकाई रोडदीप ने इस सम्मेलन में अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा। प्रतिनिधियों का योग्यता को देखकर जेफरसन ने इस सम्मेलन को देवताओं की सभा किया। तो देवताओं की सभा कहा है, किसने कहा है, किस सम्मेलन को कहा है, ये याद रखने की बात है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन को जॉर्ज वॉशिंगटन देवताओं की सभा कहता है। लगभग 4 महीने के बाद 17 सितंबर सर्वसम्मति से एक प्रलेख बन पाया। ये डेट सही नहीं है ना, 4 माह बाद 1787 है। 17 सितंबर 1787, 1787 नहीं है। एक प्रलेख बना जिसमें नवीन शासन विधान स्वीकार किया गया और ये निश्चित किया गया कि इसे लागू करने के लिए 13 में से कम 9 राज्यों का सम्मेलन उसे स्वीकार करे। जो 13 इकाइयां हैं, यदि 9 इकाइयां इसे सहमति प्रदान कर देती हैं तो एक संविधान सभा बनेगी जो संविधान बनाएगी। वास्तव में संपूर्ण देश 2 दलों में बंट गया था। एक दल के लोग संघ विरोधी थे, यानी जो ये कहते थे कि संघात्मक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, यानी केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। और दूसरा ही ऐसा दल था जो ये कह रहा था कि राज्यों को ज़्यादा शक्ति दी जानी चाहिए। तो 2 दलों में देश बंट गया। वे केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे। केंद्रीय शासन स्वतंत्र राज्यों का एक शिथिल संगठन मात्र है, ऐसा मानना था इनका। दूसरे दल के लोग थे, ये संघ समर्थक थे, यानी केंद्रीय सरकार को पर्याप्त रूप से शक्तिशाली बनाना चाहते थे। तो 2 तरीके के दल हो गए। सीधी भाषा में, सिंपल भाषा में समझना है कि एक जो इकाइयों को मजबूत करना चाहता है और दूसरा दल बन गया जो कि केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता है। नए प्रस्तावित संविधान का बहुत से लोगों द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि इसमें अधिकार पत्र की व्यवस्था नहीं की गई है जिससे लोगों को स्वतंत्रता मिल सके, यानी ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है, अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो नई सरकार संविधान बनकर के तैयार हो गया 2 महीने में, 2 साल में। 1789 से देश का शासन भार संभालने निर्वाचन हुए। सीनेट और कांग्रेस के प्रतिनिधिगण चुने गए। जॉर्ज वॉशिंगटन के राष्ट्रपतित्व में नई सरकार ने कार्यभार भी संभाला। इस प्रकार पुराना संघ या संवर्ग समाप्त हो गया और नया संघ अस्तित्व में आया। आज अमेरिका के संयुक्त राज्य में 50 इकाइयों यानी राज्यों का संघ है। ये उसी संविधान से आबद्ध है, आज भी उसी संविधान से बंधा हुआ है जिसे 1789 का संविधान कहा जाता था। अब अमेरिकी संविधान का महत्व क्यों है दुनिया के लिए, वो अपन समझते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है अमेरिकी संविधान की, क्यों अपन इतना डिटेल में पढ़ते हैं अमेरिकी संविधान को। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है आज की तारीख में, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। कैसे बना? 200 साल का इसका इतिहास है, इतना बड़ा इतिहास भी नहीं है, फिर भी ये दुनिया की इतनी बड़ी सबसे बड़ी ताकत है। हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में इसका प्रभुत्व है, सैन्य क्षेत्र में इसका प्रभुत्व है। इसलिए इसके संविधान को पढ़ना जानना जरूरी होता है। क्या ऐसी व्यवस्थाएं लागू करने वाले सभी देश महाशक्ति बन सकते हैं? इसलिए इसका अध्ययन किया जाता है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। आज तक जो संविधान बने थे वो परंपराओं, अभिसमयों, रूढ़ियों पर आधारित थे, लेकिन अमेरिकी संविधान न केवल लिखित संविधान था बल्कि इन्होंने उन सभी बुराइयों को छोड़ दिया अब जो ब्रिटेन के पास में थी। यानी जो ब्रिटेन की विशेषताएं हैं, ब्रिटेन के संविधान की जो विशेषताएं हैं, उनमें से एक को भी इन्होंने नहीं अपनाया। यहाँ तक कि जो विधि का शासन है उसकी जगह पर भी इन्होंने विधि के संरक्षण को, समान संरक्षण की अवधारणा को अपनाया, विधि के शासन को नहीं अपनाया। जो ब्रिटिश लोग कहेंगे वो ही गलत है, इन्होंने ये ठान लिया था। यहाँ तक कि इनकी जो मूल भाषा थी ब्रिटिश इंग्लिश, उसको भी छोड़ करके इन्होंने नई लैंग्वेज अमेरिकन इंग्लिश डेवलप कर ली। बोलने का लहजा,
जो टोन होती है प्रोनाउंसिएशन की, वो सारी चीज़ें इन्होंने चेंज कर ली। तो लिखित संविधान था दुनिया का पहला लिखित संविधान। संविधान की श्रेष्ठता, संविधान की श्रेष्ठता कैसे है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इन्होंने अपनाया, पूर्ण रूप से लागू कर दिया शक्ति पृथक्करण। अगर ढंग से अपन देखें अच्छे तरीके से, हालांकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से यदि अपन देखेंगे तो ये पाएंगे कि अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनाया गया है। स्थिर संविधान है, 200 सालों के इतिहास में भी इसमें 27 संशोधन ही हुए हैं। स्थिर संविधान है, आज भी बना हुआ है, कोई बड़ा संशोधन इसमें नहीं किया गया है। 27 में से 10 संशोधन तो उसमें मूल अधिकार देने से संबंधित थे। संघात्मक शासन व्यवस्था है यहाँ पर। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसी शासन पद्धति जिसमें केंद्र और राज्य में शक्तियों का बराबर बंटवारा होता है। केंद्र की भी विधायिका होती है, राज्यों की भी विधायिका होती है, न्यायालय भी इनके अलग अलग होते हैं, लिखित संविधान होता है। तो पूर्ण रूप से संघात्मक शासन व्यवस्था है। न्यूमैन की एक कोटेशन आती है कि ब्रिटिश संसद को जिस प्रकार संसदों की जननी कहा जाता है, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका को संघात्मक शासन व्यवस्था का जनक कहा जा सकता है। न्यूमैन एक नव बेंथमवादी विचारक है। नव बेंथमवादी विचारकों में आप 2-3 नाम लिख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय के ये प्रश्न हैं, पूछे जाएंगे परीक्षाओं में, तो अपन लिख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख लीजिए आप। बेंथमवाद तो आपने सुना होगा, उपयोगितावाद। यह है नव बेंथमवाद। क्या है वो तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप केवल इनके जो समर्थक हैं, जो इससे जुड़े हुए विचारक हैं, उनका नाम याद रख लीजिए। एक तो है जॉन वॉन न्यूमैन, इसका नाम यहाँ पर आया है आपके सामने। दूसरा, देखिए एक ही चैनल से कंटिन्यू जुड़ने का फ़ायदा यही होता है कि अपने में क्या है कि वो पूरी कंटेंट सबके पास में होता है। आपके कोई भी एक चैनल पकड़ लीजिए जिसके पास में अच्छा कंटेंट डाल रखा है, जिसने 10 जगह में अपन भटकते हैं ना, तब अपने साथ में खुद के साथ में बेईमानी हो जाती है वो। अब ये जॉन वॉन न्यूमैन की बात अपन आगे भी पढ़ेंगे, आप कंटिन्यू जुड़े रहोगे तो। एक और विचारक हैं ऑस्कर मजेंस्टन। एक आएगा लियोनार्डो। ये 3 विचारक है। लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना होगा आपने, लियोनार्डो। 3 विचारक हैं, ये नव बेंथमवादी अवधारणा से जुड़े हुए हैं। फिर अपन आगे चल बढ़ते हैं। नए और श्रेष्ठ सिद्धांतों की देन है। कौन से नए और श्रेष्ठ सिद्धांत? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। देखो, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत की जो चर्चा थी ना, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वो सबसे पहले करने वाला विचारक था। अपने सिलेबस में भी टॉपिक ऐसे कैसे दिया हुआ है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जॉन लॉक ने ऐसी बात की थी। हालांकि अरस्तु भी ऐसी बात करता है, लेकिन जॉन लॉक ने इसे कि भाई कानून बनाने वाली संस्था होनी चाहिए, लागू करने वाली संस्था होनी चाहिए, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका नाम दिया उसने। इस चीज़ को यहाँ से फ्रांस के विचारक मोंटेस्क्यू ने कैच किया, और मोंटेस्क्यू ने ये पाया कि ब्रिटेन के लोग, फ्रांस में निरंकुश शासन था, लोग असंतोष थे, मन में असंतोष की भावनाएं भरी हुई थी। ब्रिटेन के लोग इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं, ब्रिटेन में इतनी खुशहाली कैसे है? तो उसने एक्चुअल में ये जो सिद्धांत दिया वो ब्रिटिश व्यवस्था के संबंध में दिया था। याद रखना, आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं कि मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, ये किस देश का अध्ययन करता है? ये ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया सिद्धांत था। लेकिन ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्थाओं में पूर्ण रूप से शक्ति पृथक्करण नहीं होता है। लेकिन इस चीज़ को यहाँ से ग्रहण कर लिया किसने? अमेरिका ने। और अमेरिका ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू भी कर दिया यहाँ पर। फिर न्यायिक पुनरावलोकन यहाँ की विशेषता है, जो कि भारतीय संविधान की भी विशेषता है। न्यायिक पुनरावलोकन की विभिन्न प्रकार की स्थानीय संस्थाएं इत्यादि इस विशाल प्रयोग की अमूल्य देन है। भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है ये। क्यों है भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण? क्योंकि भारत ने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली है। संघात्मक शासन व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता की धारणा, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय राष्ट्रपति की विशिष्ट शक्तियाँ, न्यायिक पुनरावलोकन, ये अपन ने यहाँ से लिया है। एक और विशेषता इसकी है कि गतिशील संविधान के रूप में प्रासंगिक बना हुआ है। गतिशील मतलब आज भी ऐसा नहीं है कि ये संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे संशोधन की प्रक्रिया कठोर है, और कठोर होना कि भाई संविधान में कठोर तरीके से यानी आसानी से संविधान संशोधन नहीं हो सकता है, कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं मानी जाती है। लेकिन कहने का मतलब है कि गतिशील है, आज भी संविधान की वैल्यू है, आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है।
अमेरिकी संविधान के स्रोत देखते हैं या संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। अमेरिका का वर्तमान संविधान अपने पहले भी देखा है। 1787 ईस्वी का लिखित प्रवेश है, वरन समय और परिस्थिति की मांग के अनुसार विभिन्न साधनों के आधार पर यह पर्याप्त रूप से विकसित हुआ है। जब जरूरत पड़ी तो इन्हें संविधान में संशोधन भी किए हैं, हालांकि लिमिट के संशोधन किए हैं। अमेरिकी संविधान में विकास और परिवर्तन के लिए कौन से तत्व उत्तरदायी रहे हैं? न्यायिक व्याख्या यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यायिक व्याख्या कैसे? भारत में भी आपने देखा होगा कि न्यायिक व्याख्या की अवधारणा है कि न्यायालय यहाँ पर व्याख्या करते हैं और कानूनों की। और भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 129 जो ये कहता है कि भारतीय संविधान अभिलेख न्यायालय है, रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे, साक्ष्य के रूप में तथ्य रखे जाएंगे। केशवानंद भारती केस में भी ये कहा जाता है कि संविधान के मूल ढांचे के साथ में विधायिका कोई छेड़खानी नहीं कर सकती है, लेकिन साथ ही ये भी माना जाता है कि न्यायिक व्याख्याएं क्या है। तो न्यायालय ने यह कहा है कि समय समय पर हम बताएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट लिया है समय समय पर बताएंगे, ऐसी ही व्यवस्था अमेरिका में है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक व्याख्याएं, ये न्यायालय कानूनों की व्याख्या करेगा समय समय पर और वो कानून बन जाएंगे। धीरे धीरे वो कानून का रूप धारण करने लग जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बहुत ही महती भूमिका है अमेरिका में। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय संधि शांति समझौते होते हैं, उसमें भी वहाँ का न्यायालय अड़ंगे डाल देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है अमेरिकी न्यायालय। दुनिया का सर्वोच्च न्यायालय, दुनिया का ये मानो कि सबसे शक्तिशाली न्यायालय है अमेरिका का न्यायालय, जिसके पास में बहुत पावर है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली न्यायालय कौन सा है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा उच्च सदन की इतनी वैल्यू नहीं है। जैसे भारत में लोकसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय राज्यसभा के, यानी निम्न सदन की ज़्यादा वैल्यू है। और दुनिया के लगभग सारे देशों में उच्च सदन की प्रासंगिकता कम होती है कंपेरेटिवली देखें अपन तो निम्न सदन के। लेकिन अमेरिका में उल्टा है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली दूसरा सदन है सीनेट, और वो यूएस का है। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो हो सकता है कभी वो न्यायालय के बारे में भी पूछ ले, जैसे यदि सीनेट के बारे में प्रश्न पूछ लिया उसने, तो हो सकता है न्यायालय का भी पूछ ले कभी। आगे चलते हैं। संविधान संशोधन। संशोधनों के फलस्वरूप ही सीनेट के सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रावधान है। यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है। इनका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है। यहाँ का कार्यकाल देखेंगे अपन आगे, 2, 4, 6 इस तरीके से डिवाइड है। वहाँ का निम्न सदन जो प्रतिनिधि सभा है उसके सदस्यों का है 2 साल, 4 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल है और 6 साल होता है सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का प्रावधान है यहाँ पर। और चुनाव प्रत्यक्ष ही होते हैं। अपनी राज्यसभा का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, लेकिन सीनेट का निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से होता है। नागरिकों के अधिकार पत्र को संविधान में सम्मिलित किया गया है और महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ है बाद में संशोधन करके। 26वें संशोधन से पहले 21 वर्ष की आयु वयस्क मताधिकार का आधार थी अमेरिका में। भारत में 61वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है 1989 में। तो 26वां संशोधन आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 26वें संविधान संशोधन से पहले 21 वर्ष की आयु को वोट देने का अधिकार था, अब वो आयु कम करके 18 वर्ष कर दी गई है। राजनीतिज्ञों और नागरिकों की व्याख्याएं, ये भी वहाँ के संविधान का स्रोत है। राजनीतिक दलों और लाखों अमेरिकी मतदाताओं ने राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को बदल दिया है। आज राजनीतिक दल अमेरिकी शासन व्यवस्था के अभिन्न अंग बन गए हैं। संवैधानिक अभिसमय। कुछ प्रमुख अमेरिकी संवैधानिक अभिसमय निम्नलिखित हैं। संविधान में दल प्रणाली की चर्चा नहीं है, किंतु व्यवहार में दल प्रणाली इतनी महत्वपूर्ण बन गई है। क्या भारत में संविधान में दल प्रणाली की की बात की गई है? बिल्कुल की गई है आर्टिकल 19 में। जबकि यहाँ पर देखिए आप, दल प्रणाली इतनी महत्वपूर्ण, यहाँ पे दल प्रणाली का उल्लेख नहीं है। ध्यान रखने की बात है, अमेरिकी संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके अभाव में अमेरिकी शासन व्यवस्था की अनुपालना संभव नहीं है। यानी यहाँ भी रूढ़ि प्रथाएं परंपराओं से डेवलप हुए हैं राजनीतिक दल। राष्ट्रपति के निर्वाचन की अप्रत्यक्ष पद्धति है, लेकिन प्रथाओं ने उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप दे दिया है। अपने पास में प्रश्न आता है अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन संविधान में अप्रत्यक्ष लिखा गया है, लेकिन होने कैसे लग गया? प्रत्यक्ष रूप से होने लग गया। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी परंपराओं का परिणाम है। वहाँ पर प्रतिनिधि सदन यानी वहाँ पे 2 सदन होते हैं विधायिका के। तो विधायिका के 2 सदन हैं, एक का नाम प्रतिनिधि है और दूसरे सदन का नाम है सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। 2 सदन है वहाँ पे।
तो प्रतिनिधि सदन की प्रक्रिया, स्पीकर की शक्तियाँ, महत्व आदि भी प्रथाओं पर आधारित है। अभिसमय द्वारा ही ये नियम बन गया है कि प्रतिनिधि सदन के सदस्य उसी निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हों जहाँ से वे चुनाव लड़ रहे हों। वित्त विधेयकों का प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित होना भी प्रथा परंपराओं पर ही आधारित हो गया है। फिर आगे देखते हैं अपन संविधान की व्याख्याएं। जैसा अपन शुरू में पढ़ा था न्यायिक व्याख्या, तो संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान निर्माताओं ने तो केवल संविधान संशोधन की रूपरेखा का निर्माण किया था, उन्हें विस्तृत करने का कार्य सरकार के लिए छोड़ दिया गया था। संविधान कांग्रेस की समितियों के बारे में मौन है और आधुनिक विधि निर्माण की प्रक्रिया की विभिन्न बातों के बारे में भी कुछ नहीं कहता है। इन सब की व्यवस्था कांग्रेस द्वारा ही की गई है और कांग्रेस का मतलब है वहाँ की विधायिका। अब देखते हैं अपन अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट विशेषताएं, जितनी बातें अपन ने अब तक पढ़ी है ना, ये विशेषताएं सब उसमें से निकल करके आएगी। कोई भी ऐसी विशेषता नहीं होगी जो आपको नहीं लगे। कोई एक दो हो सकते हैं, पॉइंट हो सकते हैं, उनमें सब पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी विशेषता नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अब तक अपन ने पढ़ा है ना, उसी में से विशेषताएं निकल करके आएंगी। लिखित संविधान, अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, ये बात आ चुकी है। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है, ये बात आ चुकी है। क्लियर? निर्मित संविधान है। यद्यपि इसमें संशोधन और परिवर्तन होते रहे हैं, तथापि संपूर्ण संविधान एक क्रमबद्ध विधान के रूप में है, जिसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। इतना छोटा सा है, कुछ ही पेजों का है कि 2 घंटे में तो इसे याद किया जा सकता है। ये एक छोटा प्रलेख है जिसमें शासन के मूल सिद्धांतों, शासन के विभिन्न अंगों के कार्यों, कार्यक्षेत्रों, नागरिकों के अधिकारों आदि को लिपिबद्ध किया गया है। मंत्रिमंडल की व्यवस्था, सीनेट की सौहार्द्रता, दल पद्धति तथा अब बात करते हैं संक्षिप्त संविधान है। केवल 7 ही अनुच्छेद अपन बताया, आधे घंटे में पढ़ सकते हैं, 2 घंटे में याद कर सकते हैं। 4000 शब्दों का संविधान है, 10-12 पृष्ठों में इसको समाया गया है। तो संक्षिप्त संविधान है। लिखित संविधान, निर्मित संविधान, संक्षिप्त संविधान। संविधान की संक्षिप्तता का प्रभाव हमें कई दिशाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। कानून व परंपराओं दोनों से संवैधानिक ढांचे का निरूपण होता है कि परंपराओं का कलेवर कम तथा कानूनों का ज्यादा है। यही कारण है कानूनों का कलेवर ज्यादा है, यानी न्यायिक व्याख्याएं ज्यादा है। संक्षिप्तता का प्रभाव संविधान के बाहरी विकास पर पड़ा है, जो 3 रूपों में प्रकट हुआ है। यानी संक्षिप्त है तो इसका प्रभाव क्या पड़ा है वो देखते हैं अपन। संक्षिप्तता के कारण संविधान का महत्व बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जिन विषयों पर वह मौन है उनके बारे में समय समय पर न्यायिक निर्णय संविधान के अंग बन गए। अब वो पॉइंट को रिलेट कीजिए यहाँ पर, जो अपन ने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि न्यायालय दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यायालय अमेरिका का है। क्यों है? क्योंकि वहाँ का संविधान संक्षिप्त संविधान है। तो अवधारणात्मक प्रश्न आ जाए, अपने पास में ऑप्शन दे कोई, तो वो पूछेगा, वो या कथन कारण के क्वेश्चन दे दे तो उसमें अपने को एक ऑप्शन मिलेगा। क्या ऑप्शन मिलेगा उसमें? कि अमेरिका का न्यायालय इतना शक्तिशाली न्यायालय क्यों है? तो एक पॉइंट ये मिलेगा अपने को कि वहाँ का संविधान संक्षिप्त है। संक्षिप्त है तो उनके शब्दों की व्याख्या करने में कठिनाई आती है। व्याख्या करने का काम न्यायालय का होता है, तो न्यायालय उसकी विस्तृत व्याख्या करता है। फिर तो समय समय पर न्यायिक निर्णय संविधान के अंग बन जाते हैं और संविधान का विकास होता है। संक्षिप्तता के फलस्वरूप निहित शक्तियों के सिद्धांत का उदय हो गया। निहित शक्तियां का मतलब है कि उस शब्द के अंदर क्या बात कही गई है, ये व्याख्या की जाती है, तो उसके अंदर क्या अर्थ छिपा हुआ है, ऐसे शब्दों का उदय इसमें हो गया। अमेरिकी संविधान की संक्षिप्तता के 2 कारण हैं। इसमें केवल केंद्रीय सरकार की मूल संरचना का वर्णन है। क्यों है इतना संक्षिप्त? क्योंकि वहाँ राज्यों का अलग से संविधान नहीं है। अब भारतीय संविधान में राज्यों का भी प्रावधान एक ही जगह पर है, तो एकल संविधान है अपने। आप देखेंगे अनुच्छेद 371 में भी सब पॉइंट बनाए गए हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनका उल्लेख है उसके अंदर। अनुच्छेद 370 जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में उल्लेख है। अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, कहने का मतलब 370 में अलग से उनका उल्लेख है। फिर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में अलग अनुच्छेदों में वर्णन है। ऐसे ही फिर जो अलग प्रशासन है, जैसे 5वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची है, जो टीएसपी एरिया है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, उनके लिए अलग से प्रावधान है। अमेरिकी संविधान में ऐसा नहीं है, तो ये एक कारण है कि संक्षिप्त संविधान है। दूसरा, इसमें अनेक प्रकरण छोड़ दिए गए हैं।
जिनकी पूर्ति समितियों, प्रशासनिक विज्ञप्तियों, न्यायिक निर्णयों और अभिसमयों से होती है। भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में और बारीक से वर्णित किया गया है, इसलिए संविधान और बड़ा होता गया। यहाँ पर वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोल के 19(1) कहीं नहीं बनाया गया, बल्कि उसके साथ में फिर सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता, सारे पॉइंट जोड़ दिए गए हैं। तो ऐसा अमेरिकी संविधान में नहीं किया गया है, इसलिए वो छोटा संविधान है। सुनिर्मित संविधान, अगली विशेषता। सुनिर्मित पूर्णतया एक निर्मित संविधान है, और जैसा आपने पढ़ा कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में सहमति बनी थी और उसके तहत एक संविधान सभा का गठन हुआ था। तो पूर्ण रूप से निर्मित संविधान है। कठोर संविधान है। जटिल संविधान, कठोर संविधान। इस सरल और कठोर संविधान का पता कैसे चलता है? अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया आसान है तो लचीला संविधान है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठिन है तो कठोर संविधान है। तो कठोर संविधान अमेरिकी संविधान की विशेषता है। और संविधान संशोधन की एक विशेष पद्धति है जो जटिल और धीमी है। इस जटिल या कठोर संविधान संशोधन पद्धति के कारण आप देखेंगे कि पिछले 220 वर्ष लगभग 225 साल होने आए और संविधान में संशोधन केवल 27 हुए हैं। तो कठोर संविधान है। जनता का संविधान है। भारतीय संविधान में भी ये कहा जाता है कि जनता का संविधान है, जनता के द्वारा बनाया गया है, जनता ही संप्रभु है। तो जो सबसे पहले प्रस्तावना की शुरुआत होती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड अमेरिकी संविधान से लिया गया है, वी आर द पीपल ऑफ अमेरिका। तो जो बातें अपन ने भारतीय संविधान के संदर्भ में आज तक पढ़ी है प्रस्तावना में कि भारत की जनता ही यहाँ पे संप्रभु है, जनता ने संविधान बनाया है, वो अपने यूएसए से लिए। तो ये जनता का संविधान है। प्रस्तावना में स्पष्ट शब्दों में घोषित किया गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक इस शासन विधान की रचना और स्थापना करते हैं। जब हम अमेरिकी संविधान को जनता का संविधान कहते हैं तो इसके 3 आशय हैं। कौन कौन से हैं? देखिए आप, जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त है, यानी संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार रखती है। संविधान में प्रभुता संपूर्ण देश की जनता में निहित है। संप्रभु होने के कारण जनता को शांतिपूर्ण या अन्य तरीकों से कुछ भी करने का अधिकार है, क्योंकि जनता ही संप्रभु है, सर्वोच्च शक्ति जनता है। तो जनता को यह अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। यदि कोई सरकार अधिनायकवादी आचरण कर संविधान का उल्लंघन करती है तो जनता को विद्रोह करने का भी अधिकार है, यानी राजा निरंकुश नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो उसका विरोध, उसका विद्रोह किया जा सकता है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, यहाँ पर 2 तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। या तो कोई राज्य अध्यक्षात्मक व्यवस्था है या उस राज्य में संस्थात्मक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक और संस्थात्मक व्यवस्था में कई अंतर अपन कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत अंतर यह है कि संस्थात्मक व्यवस्था में उत्तरदायी शासन पाया जाता है, यानी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। तो अमेरिका ने अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया है जिसमें उत्तरदायित्व से ज़्यादा स्थायित्व पाया जाता है। अमेरिकी संविधान अध्यक्षात्मक व्यवस्था का सबसे बेहतरीन उदाहरण है दुनिया का। राष्ट्रपति देश का वास्तविक प्रधान होता है। ऐसे भारत में संसदीय प्रणाली है तो 2 तरीके की सरकारें देखते हैं अपन, एक वास्तविक कार्यपालिका, एक नाम मात्र की कार्यपालिका। तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिकाओं में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे एक ही प्रकार की शासन प्रणाली है और वास्तविक प्रधान होता है राष्ट्रपति। संघीय राज्यों की समस्त कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित है। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं है और राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है और अपने, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे स्थायित्व पाया जाता है। राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत में अगर अपन देखें वास्तविक कार्यपालिका, जैसे प्रधानमंत्री को मान लीजिए या मंत्रियों को मान लीजिए, प्रधानमंत्री और मंत्री का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि वे जब तक लोकसभा का विश्वास बना रहता है तब तक वो पद पर बने रहते हैं। जैसे विश्वास गया, बीच में ही सरकार बर्खास्त हो जाती है, दोबारा चुनाव होते हैं, लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। एक निश्चित अवधि के लिए राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है और अपने कार्य के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती हैं। मैंने बताया उत्तरदायित्व तो पाया नहीं जाता यहाँ पर, तो उत्तरदायित्व भी नहीं होता है। राष्ट्रपति और उसके मंत्रीगण कांग्रेस के सदस्य भी नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
भारत में मंत्री वो बनता है जो संसद का सदस्य होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में चूंकि शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, तो शक्ति पृथक्करण पाए जाने के कारण वहाँ पे मंत्री उसको बनाया जाता है जो कि कांग्रेस यानी वहाँ की विधायिका का सदस्य नहीं हो। अगर वो कांग्रेस का सदस्य है तो उसको कांग्रेस की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, इसका सदस्य नहीं हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब देखते हैं अपन प्रतिनिधि सत्तात्मक गणराज्य। प्रतिनिधि सत्तात्मक गणराज्य वैसे एकल कार्यपालिका पाई जाती है, ये लिखा हुआ था उसमें। अमेरिकी संविधान की एक अन्य विशेषता है प्रतिनिधात्मक गणराज्य का स्वरूप। प्रतिनिधात्मक राज्य में जनता प्रतिनिधियों द्वारा शासन करती है। देश के बड़े आकार के कारण वह प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग नहीं ले सकती है। गणराज्य के अंतर्गत राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत राजा नहीं बल्कि निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। तो प्रतिनिधि सत्तात्मक और गणराज्य व्यवस्था पाई जाती है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों व्यवस्थाएं हैं, प्रतिनिधि सत्तात्मक भी है और गणराज्य भी है। भारत में भी दोनों चीजें पाई जाती हैं। प्रतिनिधि सत्तात्मक यानी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, भारत में ऐसा ही होता है। और गणराज्य यानी राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, जैसे राष्ट्रपति है, वो वंशानुगत नहीं होता है बल्कि निर्वाचित व्यक्ति होता है। यद्यपि राज्यों के अपने पृथक संविधान है, वहाँ पे दोहरा संविधान की व्यवस्था पाई जाती है। जैसे भारत में एकल संविधान की व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका में दोहरे संविधान की व्यवस्था है, राज्यों का अलग से संविधान होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संघात्मक है। प्रारंभ में अमेरिकी संघ में 13 राज्य थे। आज ये संख्या 5 और राज्यों की शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। आज ये संख्या 50 हो गई है और सबके अलग अलग संविधान है। साधारणतः अपनाया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के विषय संघीय सरकार को और स्थानीय प्रहरी विषय राज्यों की सरकारों को सौंपे गए हैं। भारत में भी ये व्यवस्था है, राज्य सूची के अलग विषय हैं, संघ सूची के अलग विषय हैं। फर्क क्या है? भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में है, लेकिन यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियां हैं ये राज्यों के पास हैं। आधुनिक काल में संघीय सरकार की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। शासन के तीनों अंगों में न्यायपालिका सर्वोच्च है। मैंने बताया ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है भविष्य में कभी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यायालय कौन सा है, तो अमेरिकी न्यायालय सबसे शक्तिशाली है दुनिया में। वो विधायिका कार्यपालिका से भी बड़ा है। व्यवस्थापिका के उच्च सदन सीनेट में संघ के सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ठीक है, किस तरीके से संघीय स्वरूप है ये विशेषताएं बता रहे हैं कि उच्च सदन सीनेट में संघ में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व है। जैसे भारत में आप देखेंगे कि राज्यों का सदन उच्च सदन होता है और राज्यसभा राज्यों का सदन है, लेकिन यहाँ पे समान प्रतिनिधित्व नहीं है भारत में। आप देखेंगे राजस्थान से 10 सदस्य जाते हैं राज्यसभा में और यूपी से 31 सदस्य आते हैं, उड़ीसा से 10 सदस्य आते हैं। तो ऐसी व्यवस्था, उड़ीसा से असम से 10 सदस्य आते हैं, तो समान प्रतिनिधित्व नहीं है, अलग अलग प्रतिनिधित्व है। लेकिन अमेरिका में सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 50 इकाइयां हैं, हर इकाई से 2 लोग आएंगे और सीनेट की सदस्य संख्या है 100। भारत में ऐसा नहीं है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता ये है कि समान शक्तियां सभी राज्यों को। भारत तो मिला जुला है संघात्मक और एकात्मक का। संविधान में निर्देश है कि इस व्यवस्था को भंग करने वाला कोई भी संशोधन वैध नहीं समझा जाएगा। संशोधन प्रक्रिया को राज्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा। न्यायिक सर्वोच्चता पाई जाती है, इसके ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं बहुत देर से। न्यायिक सर्वोच्चता है अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषता है। कैसे है? संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है इसके पास में। सर्वोच्च संविधान के नियमों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, जिसके द्वारा वह विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी भी कानून को संवैधानिक नियमों के विरुद्ध घोषित कर सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो अमेरिकी न्यायालय को न्यायिक सर्वोच्चता प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों का समावेश। अमेरिकी संविधान में भारतीय संविधान की भांति ही जनता को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान की भांति क्या किए गए हैं? भारत ने खुद अमेरिकी संविधान से ही लिए हैं मौलिक अधिकार। इसलिए ध्यान रखने की बात है कि अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। जनता को भाषण और प्रकाशन की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक एकत्र होने, कष्टों के निवारण के लिए सरकार को याचिका देने का अधिकार है। कोई सरकार बिल ऑफ अटेंडर को पास नहीं करती है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए फांसी दी जा सके। किसी भी व्यक्ति को न तो मनमाने ढंग से बंदी बनाया जा सकता है, न हिरासत में लिया जा सकता है।
हाँ, युद्ध और विद्रोह के समय के अतिरिक्त कभी भी बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली। अमेरिकी संविधान की एक मुख्य विशेषता है शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन की प्रणाली। ये अपना टॉपिक है अलग से, पूरा शक्ति पृथक्करण, चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। संविधान के निर्माता लॉक एवं मॉन्टेस्क्यू के राजनीतिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित थे। इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं कि शक्ति पृथक्करण की बात मॉन्टेस्क्यू ने की, फिर वो लॉक ने की, और फिर मॉन्टेस्क्यू ने इसे संवैधानिक तरीके से, सिद्धांतिक तरीके से समझाया। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक यदि पूछे, प्रतिपादक पूछे, तो मॉन्टेस्क्यू है। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का है, ब्रिटेन के संदर्भ में उसने अध्ययन किया था, लेकिन इसे लागू किया गया है अमेरिकी व्यवस्था में। ये कुछ तथ्य हैं जहां से प्रश्न आते हैं। वे इस विचार से सहमत थे कि व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। अगर तीनों एक हो जाएंगी तो फिर वो निरंकुश शासन सत्ता स्थापित कर लेंगी। सरकार के तीनों अंग परस्पर स्वतंत्र हों ताकि वे एक दूसरे की निरंकुशता को रोक सकें या परस्पर नियंत्रण करते हुए सरकार पर संतुलन स्थापित कर सकें। अतः शक्ति पृथक्करण और परस्पर नियंत्रण तथा संतुलन अमेरिकी शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता बन गई। संविधान निर्माताओं द्वारा अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण संबंधी व्यवस्था की गई है। तद अनुसार कांग्रेस विधि निर्माण करती है, राष्ट्रपति उसे विधि लागू करता है और सर्वोच्च न्यायालय उन विधियों की संवैधानिकता का अवलोकन करती है। तो इस तरीके से इनमें शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। दोहरी नागरिकता की बात करते हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, एक इकाइयों की नागरिकता, एक राज्य की यानी देश की नागरिकता। एक अमेरिकी नागरिक होता है, एक जो जिस इकाई में रहता है, जैसे वो एक भारत का नागरिक हो और एक राजस्थान की नागरिकता भी हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है। द्वितीय सदन वहाँ का सीनेट है, वहाँ की विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है। सीनेट में समान प्रतिनिधित्व है, हर इकाई से 2 सदस्य आते हैं। 50 इकाइयाँ हैं तो 100 सदस्य सीनेट में आते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनका ध्यान रखने की बात है। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। भौगोलिक आकार तथा जनसंख्या के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। 2 सदस्य आएंगे तो 2 सदस्य आएंगे। निष्कर्षतः संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान व्यक्तिवाद, सीमित तथा प्रतिनिधि के सिद्धांत का अनूठा आदर्श प्रस्तुत करता है। ये अपना डिस्कशन था अमेरिकी संविधान के बारे में। यहाँ से कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम्स होती हैं उनमें तो डायरेक्ट ही दिया हुआ था अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस का संविधान। तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उनके अलावा नेट में, जीआरएफ में भी इनके प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो ये अमेरिकी संविधान के ऊपर अपन डिस्कशन था। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन। फिर मिलेंगे अपन किसी और नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।